Cooperate and take an oath and table it over here. I challenge you. और सबका सेक्सुअलिज्म एकदम उभर कर आया है। जब राजा साहब बोल रहे थे क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी इतनी सारी बातें की जो रूल्स के हिसाब से नहीं। हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब। इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। सर, मैं मेरी पार्टी की तरफ से यहाँ इस बिल को मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। का कारण ऐसा है, इट्स नॉट फन, क्योंकि आप कितने असंवेदनशील है और कितने जल्दी में है। ये पार्लियामेंट है, शांति रखो। इसकी गर्ज ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ ही आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फॉर द रिकॉर्ड। तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। ना बोल रहे हैं, मैं कह दूं, ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। अर्बन नक्सलिज्म की एक बात आ गई है। कोरेगांव की इन्होंने बात की, माननीय सभापति आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया और कहा गया कि इनका फोन नंबर उनके पास था। जनाब, मेरा फोन नंबर राज्यसभा की वेबसाइट पर था और मेरा नाम जोड़ा गया कि उनके पास मेरा फोन नंबर था। स्वाभाविक है, जो इन्होंने कहा है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे भरोसा है आपकी बात पर। माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं, अभी अभी चुनाव हार कर आया तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए, मगर मेरा कहना यह है कि सभापति महोदय, मैंने उनको नहीं टोका है, मैंने उनको नहीं टोका है। हाँ, तो सभापति के माध्यम से कहा है तो मैं जवाब तो दूंगा ही। आपका लंबा अनुभव है, आपको मालूम है सदन में किस तरह से बात होती है। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। अमित शाह जी, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन लेते हैं। हमने चेक किया कि जिन इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट से डोनेशन लिया जाता है वही एनपीए के दायरे में भी है। एनपीए के दायरे में भी वही आए हैं, वही कॉर्पोरेट, वही इंडस्ट्रियलिस्ट। पिछले 3 महीनों के दौर में 69,000 करोड़ एनपीए और बढ़ गया। तो ये कौन सा क्रोनी कैपिटलिज्म है जिसमें आपकी सहमति है, उनसे आप लोग डोनेशन भी लेते? आप भी नहीं, मतलब कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, 2 कंपनियों से उन्होंने भी लिए हैं और एनपीए के दायरे में भी है। तो ये जो मिला जुला खेल है, एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा हमने निकाला, जो पार्लियामेंट्रीज को पैसा दिया जाता है 5-5 करोड़ रुपया, सालाना तकरीबन 40 अरब रुपए बैठता है। और एक भी गांव ठीक नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऐलान किए थे लाल किले से, गांव लीजिए गोद। उनका अपना गांव ठीक नहीं हुआ है जो उन्होंने गोद लिया, जयपुर। फाइनेंस मिनिस्टर का गांव ठीक नहीं हुआ है। ये सब पैसा किसका है? जनता का पैसा है ना। पहली बात, आपने जो कहा कि एनपीए जिनका हुआ है उन्होंने ही चंदा दिया है। देखिए,
एनपीए हमारे जमाने की दी गई लोनों में नहीं हुआ है। हमने तो एनपीए करना शुरू किया। पहले चंदा देकर एनपीए नहीं होने के लिए चंदा दिया जाता था और उसको एक्सटेंड किए जाते थे लोन पर लोन। सूद 100 रुपया दिया, 130 रुपया हो गया सूद के साथ, तो फिर से 130 का लोन लिया, भर जाओ भैया। इस तरह से कन्वर्जन होता था। हमने इसको कठोरता से बंद किया, इसलिए एनपीए का आंकड़ा बढ़ा है। एनपीए का आंकड़ा बढ़ना एक खराब शासन का परिचायक नहीं है, अच्छे शासन का परिचायक है, पहले आप समझ लीजिए। उसको एक्सटेंशन नहीं मिला इसलिए एनपीए हो रहा है। और अगर हमने एनपीए जिनका हुआ है उन्होंने हमें चंदा दिया है तो हम तो न करते एनपीए उनका। एनपीए होने से उनको तकलीफ हो रही, वो तो बात पे जी आप समझ रहे हो ना। इंडस्ट्री को तकलीफ पड़ती है, नाम खराब होता है, नया लोन नहीं मिलता है, ये तो समझ रहे हो ना। एनपीए कांग्रेस के शासन में दिए गए सभी लोनों को बीजेपी के शासन में कठोरता से अब ऐसा नहीं चलेगा। ये प्रधानमंत्री ने स्टैंड लेकर एनपीए किया है, इसको आप मत जोड़िए। और दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि गांव में पैसा गया है, प्रधानमंत्री जी का आदर्श गांव में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखिए, सुधार की प्रक्रिया 1 से 10 मार्क की है, पुण्य 1 से 100 मार्क की है मान लो। अब 1 पर खड़ा था 2014 में, हम 32 तक ले आए। वाजपेयी जी कहते हैं 32 पर खड़े रह के 1 नहीं दिखाई देता, भैया 100 क्यों नहीं हुआ? अरे वाजपेयी जी 1 से 32 हो गया, वो देख लो भाई, कभी तो पॉजिटिव देखा करो, लोगों को अच्छा लगेगा, आपकी भी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ, छात्रों ने जो नारे लगाए, आप उसे सीधे तौर पे देशद्रोह मानते हैं? जी, क्योंकि सवाल ये खड़ा हुआ कि जिन लोगों ने नारे लगाए, आपने हाल में देखा होगा जेएनयू के इंटरनल पैनल की रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि बाहर से छात्र आए थे जिन्होंने नारे लगाए। हम जानना चाहते हैं, आप बीजेपी के चीफ हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, अब तक वो लोग पकड़े नहीं गए जिन्होंने नारे लगाए आके। भैया राहुल, आप इतने बड़े पत्रकार हो, मुझे समझाओ 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था, क्या था जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताइए। मैं बताता हूं, कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए। 9 फरवरी को क्या था? तोड़ने की बात की। 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह मनाई। अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इट सेल्फ देशद्रोह है। मैंने इसमें नारे का सवाल ही नहीं, किसने लगाए किसने नहीं लगाए। अफजल गुरु को इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी दी और देश की सर्वोच्च पंचायत संसद पर हमला करने के आरोप में फांसी दी है। अगर उसकी बरसी मनाने के लिए कोई इकट्ठा होता है तो वो देशद्रोह है, इसमें कोई कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं।